लास्ट लॉ, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही आसान सा है। इंडिया से बाहर हमारे कुछ लोग रहते हैं कि नहीं? बोलो, रहते हैं ना। इंडिया से बहुत बार पैसे बाहर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट कौन देना चाहिए, रिलेटिव की नॉन रिलेटिव? रिलेटिव देना चाहिए ना। नॉन रिलेटिव कभी किसी को गिफ्ट देता है क्या? नहीं। गिफ्ट दिया रहा है मतलब कुछ ना कुछ उसने हिडन, जैसे इसने मुझे आर्किटेक्ट का सर्विस दिया, अब मैं अगर इसको पैसे दूंगा तो इनकम डीम टू बी अक्रूड या इनकम अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा। उसने मुझे टेक्निकल सर्विस दी, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बोल रहा है मेरे को टैक्स नहीं भरना है, ये फॉरेनर क्या बोल रहा है, मुझे इंडिया में क्या नहीं भरना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है बिल मत इशू करना, बोलता ठीक है बिल का क्या ही फर्क पड़ता है, बिल भी इशू नहीं करूंगा। तो पैसे कैसे जाएंगे? मैं बोलूंगा कि आपका बर्थडे है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। गिफ्ट तो दिया ही जा सकता है ना, तो गिफ्ट दे रहे थे। अब बोलोगे इंडिया में अगर गिफ्ट देता कोई एक बंदा दूसरे बंदे को तो 50,000 का लिमिट लगता है, क्योंकि रिसीवर यहां पे है। 50,000 के ऊपर देगा तो फुल्ली टैक्सेबल, आपको पता है। अब ये रिसीवर इंडिया का है क्या? नहीं, जो रिसीवर है वो आउटसाइड इंडिया है। समझ में आ रहा है? वो नॉन रेसिडेंट है, तो उससे हम टैक्स कैसे लेंगे? इससे हम टैक्स नहीं ले पा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो हमने जो दे रहा है ना गिवर, उसको डरा के रखा है अभी कि तूने गिफ्ट दे दे, कोई टेंशन नहीं है, नॉन रिलेटिव है ना, दे दे गिफ्ट दे दे, लेकिन 50,000 के ऊपर नहीं। 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट देगा तो गिफ्ट भी इंडिया में टैक्सेबल है, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। समझ में आ रहा है? तो ये लास्ट क्लॉज है, यहां पे देखो, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग अ सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन। पैसा दिया है विदाउट कंसिडरेशन। अरे पैसा देते हो विदाउट कंसिडरेशन, उसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी वेयर अग्रीगेट सम इज मोर देन 50,000। समझ में आ रहा है आपको? मोर देन 50,000 जब दिया जाता था तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता था इंडिया में। अभी उन्होंने मैं आपको नहीं भी पूछता तभी भी आप क्या बोलते? 50,000 के ऊपर गिफ्ट दिया है तो क्या होना चाहिए? आप बोल ही देते ना। ये लोग ने क्या किया, खाली लिख दिया, क्लियरिटी दे दी कि होता है इंडिया में गिफ्ट टैक्सेबल होता है। यहां तक क्लियर है? तो ये 9(1) आप लोगों ने पढ़ा। अब देखता हूं आप लोगों को आता है क्या, ठीक है ना। आपको याद है क्या? पहले तो याद है क्या? देखो पहले तो सेक्शन 9 का नाम बताओ मेरे को, क्या है सेक्शन 9 का नाम तो बताओ रे। इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। सेक्शन 9(1) का नाम है इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे, ठीक है ना। 9(1)(1) में क्या था? 3 चीजें थी। बीसी था, बिजनेस कंट्रोल या बिजनेस कनेक्शन। दूसरा था प्रॉपर्टी या एनी सोर्स, और तीसरा था एनी कैपिटल एसेट जिसमें से इनकम जनरेट हुआ है डायरेक्टली, और यहां पे वो भी 2 वर्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ये 9(1) था, 9(1)(1), ठीक है ना। 9(1)(2) क्या था? सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। तो ये फॉरेनर है, ऑब्वियसली नॉन फॉरेन सिटीजन इंडिया में क्या करने आए? सर्विस रेंडर करने आए। तो इनको हमने एग्जम्पशन दिया था क्या? हाँ दिया था। किसमें? 10(6) में। पहला किसको दिया था? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनको एग्जम्पशन दिया था। और प्राइवेट सेक्टर को भी दिया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को फिर हमने क्या बोला था? 90 डेज का कंडीशन है कि 90 डेज के पहले इधर से इंडिया से निकल जाने का। यहां तक क्लियर है? अगला सेक्शन क्या था? याद करो 9(1)(3), ठीक है ना। ये क्या था? इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, काम कहां पे कर रहा था? आउटसाइड इंडिया। तो इसका सैलरी के ऊपर टैक्स कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स करेगा। लेकिन इसको एग्जम्पशन किस में दिया था हमने? 10(7), ठीक है ना। अलाउंसेस एंड परक्विजिट को हमने एग्जाम किया था, याद आ रहा है आपको? सेक्शन 9(1)(4) में क्या था? डिविडेंड इनकम, किससे? इंडियन कंपनी से, वो तो टैक्सेबल इन इंडिया है, ठीक है ना। ये तो पहले 4 हो गए इस साइड वाले पेज के, बाजू वाले पेज के अभी, ठीक है ना। बाजू वाले पेज में मैंने पहले एक वर्ड याद रखने बोला था आपको, IRF, ठीक है ना। ये क्यों? क्योंकि सीक्वेंस आगे पीछे माइंड में
होता है इसलिए। तो 915 में क्या रहेगा, 915 में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। 916 में क्या रहेगा, रॉयल्टी, ठीक है ना, रॉयल्टी रहता है। और 917 में क्या रहेगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है ना। इसका लॉ क्या था, इसका लॉ था कि भैया अगर रेसिडेंट पे करेगा तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था, यूज आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पे करेगा तो यूज देखने का ही नहीं, टैक्सेबल है, गवर्नमेंट पे कर रहा है भाई। और अगर नॉन रेसिडेंट अगर देगा तो टैक्सेबल, लेकिन कहाँ पे यूज होना चाहिए, इंडिया में यूज होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। और 918 क्या था, गिफ्ट, कितने ज्यादा से 50, मॉनेटरी गिफ्ट मोर देन, ये खाली मॉनेटरी के लिए लगता है, वो गिफ्ट के लॉ में आपको समझेगा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा अगर आप पे करते हो तो टैक्सेबल, याद हो रहा है। बताओ फिर से 911 में क्या था, कुछ भी मत देखो, ठीक है ना। 911 में क्या था, बिजनेस, तीन बातें थी वहाँ पे, बिजनेस कनेक्शन, दूसरा था प्रॉपर्टी और एनी अदर सोर्स इन इंडिया, तीसरा था कैपिटल असेट इन इंडिया, ठीक है ना। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट करते हो, वोडाफोन का केस है, बहुत बच्चे से सीखा आप लोगों ने, फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। 912 में क्या था, सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, मतलब जॉब करने फॉरेन से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी। गवर्नमेंट सेक्टर को कोई एग्जम्पशन है क्या, यस, हम जिस कंट्री ने हमारे एम्बेसडर को टैक्स नहीं किया है उनके एम्बेसडर को हम यहाँ पे टैक्स नहीं करते, मतलब जिस कंट्री ने बोला कि हम आपके एम्बेसडर को टैक्स करेंगे उनके एम्बेसडर को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर वाले आते हैं इंडिया में तो उनको कितना है, 90 डेज का। ये कौन सा सेक्शन है, 10(6), 90 डेज के अंदर चले जाओ सर, आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो लग जाएगा, ठीक है ना। अगला सेक्शन क्या है, 913 में क्या है, इंडियन सिटीजन, वो कहाँ पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, और सैलरी कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैलरी टैक्सेबल, यस। तो क्या नहीं टैक्सेबल, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट। प्रैक्टिस करने के लिए किसका क्वेश्चन करने का, डेविड का, ठीक है ना। डेविड के क्वेश्चन में एक दो पॉइंट और आपको समझ में आते हैं कि नॉन रेसिडेंट का फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्स नहीं करने का। अरे कोई कनाडा का बंदा नेपाल में टैक्स, नेपाल में खेती कर रहा है, तुमको क्यों टैक्स देगा, थोड़ा सांस लेके सोचने का ना, ठीक है ना। ओके चलो आगे। उसका एक 914 में क्या है, डिविडेंड इनकम है, और डिविडेंड इनकम क्या होता है, बोलो ना, इंडिया में टैक्सेबल होता है, इंडियन कंपनी का अगर होगा तो। अभी उसके आगे के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, जो ह्यूज पेमेंट है इंडिया से, ये पेमेंट छोटे छोटे थे, 911, 912, 913, 914, छोटे छोटे, डिविडेंड कितना जा जाके जाता रहेगा रे, छोटा मोटा अमाउंट रहेगा ना इंडिया के बाहर। इंटरेस्ट, अरे बजट का 19%, टोटल बजट का 60 लाख करोड़ का 19%, हाँ, ह्यूज अमाउंट जाता है इंडिया के बाहर, टैक्स होगा क्या, हाँ, मतलब 915 तो वही बात कर रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता होगा तो होगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को देता होगा तो होगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या, मैंने टाटा का बताया था आपको, टाटा ने श्रीलंका में प्लांट लगाया, यूज कहां पे हो गया, आउटसाइड इंडिया ना, इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा, श्रीलंका लगाएगा कि नहीं लगाएगा वो श्रीलंका देख लेगा। ये समझ में आ रहा है, यूज, हाँ। अब मैंने बताया था जापान को इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, तो यूज कहां पे वो देखने का, यूज अगर इंडिया में होगा तो टैक्सेबल, यूज आउटसाइड इंडिया होगा तो नो। भाई जापानीज ने श्रीलंका में प्रोजेक्ट लगाया है और चाइना को इंटरेस्ट दे रहा है, हमको क्या करना है, इंडिया किधर तो होना भी तो चाहिए ना बीच में, ये क्लियर है। आगे दूसरा आइटम क्या पड़ा है फिर, 916 में क्या है, रॉयल्टी है, ठीक है ना। और 917 में क्या है, फीस फॉर टेक्निक। रॉयल्टी किसका दिया जाता है, आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, ब्रांड नेम का, ठीक है ना। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किसकी दी जाती है, टेक्निकल नो हाउ का, नो हाउ, कुछ चीजें करने का आपको नॉलेज है, वो नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, वो प्रोसेस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, वो सिस्टम आप हमें दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसका हम आपको फीस फॉर टेक्निकल सर्विस देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बाकी रॉयल्टी का डेफिनेशन है, फीस फॉर टेक्निक, मैं डेफिनेशंस वगैरह में नहीं जा रहा, नहीं तो मर जाओगे तुम लोग। जनरल नॉलेज के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं क्या। और लास्ट वाला क्या था, 918 गिफ्ट, मॉनेटरी गिफ्ट मोर देन 50,000, ठीक है। चलो आगे,
देखते हैं एप्लीकेशन जमता है क्या। सिखा तो दिया मैंने, अभी क्या जमना चाहिए? एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर यू हैव लर्न आपको आना चाहिए ना। देखते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर इतना सब डिफिकल्ट क्यों पढ़ा रहे हो, एग्जाम में क्यों आएगा क्या? ये देखो आके गया है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने बोला है इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछती है और बोलती है सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना आपको। अब ये जनरल नॉलेज है उनके हिसाब से। अब देखते हैं आपको जनरल नॉलेज है कि नहीं है। मिस विविता पेड 5000 USD, तो ये तो इंडियन रुपी है कि फॉरेन करेंसी है? फॉरेन करेंसी है। किसको दिया? कुलशेखरा को। कुलशेखरा कौन है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। किधर प्रैक्टिस कर रहा है? कोलंबो। कोलंबो कौन से देश में होता है? अफ्रीका में होता है? श्रीलंका में होता है ना रे, बाजू में होता है, नीचे होता है। थोड़ा जनरल नॉलेज। अच्छा हुआ इंडिया में नहीं बोला आपने, होगा किधर तो नॉर्थ ईस्ट में। और स्पेशलाइज क्या है ये? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, मतलब लोन वगैरह करा के देता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए में बना के देता है, जो हमारे मयूर सर करते हैं। समझ में आ रहा है काम क्या कर रहा है? yes. तो ये बंदा कुलशेखरा इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया है? आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, तो अब मनी कहां पे रिसीव हुआ रहेगा? तो ये भी आउटसाइड इंडिया ही हो गया ना। ओके। कुलशेखरा इज अ नॉन रेसिडेंट, ऑब्वियसली कोलंबो में रहता है तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। तो ये आपकी इंडिया के, आप समझ रहे हो ना, आपके हाथ से निकल जा रहा है ये जो इनकम कमा रहा है कुलशेखरा, इसके ऊपर इंडिया में पूछेगा क्या आगे जाके? कुलशेखरा इस $5000 के ऊपर इंडिया में टैक्स भरेगा क्या? तो क्या क्या बता रहा है आपको? मैं नॉन रेसिडेंट है, मैं किधर प्रैक्टिस करता है? कोलंबो में। अग्रीमेंट किधर हुआ है? कोलंबो में। मनी भी किधर रिसीव हुआ है? कोलंबो। मैं इंडिया में टैक्स क्यों भरूं? ऐसा आपको वो कुलशेखरा पूछ रहा है। आप उसको क्या बताएगा कि ये जो कंसल्टेंसी है ना, ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट की। कहां पे? इंडिया में। समझ में आ रहा है? वो क्या प्रोजेक्ट है? विद पॉसिबल सिलोनीज कोलैबोरेशन, वो सब भाड़ में गया, क्या प्रोजेक्ट है वो, अब टेक्नोलॉजी में हमको नहीं जाना है। प्रोजेक्ट किधर लगा? तो बताओ, आप समझाओ, समझाओ क्या है ये, कहां पे यूज हो रहा है ये? इंडिया में यूज हो रहा है। तो कुलशेखरा जी, वैसे तो आपको टैक्स नहीं भरना था, लेकिन ये डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है। समझ में आ रहा है? लिखने आएगा क्या आपको ये सब? ये देखो कैसा लिखते हैं लोग, ऐसा लिखते हैं सब। पढ़ के दिखाऊं? देखो इंग्लिश समझता है क्या। अ नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ओनली इफ सच इनकम अक्रूज और अराइव और डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया। मतलब इसमें क्या लिखा है? सेक्शन 5 का स्कोप लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है? स्कोप। नॉन रेसिडेंट कौन से इनकम के ऊपर टैक्स भरता है? इंडियन इनकम के ऊपर। इंडियन इनकम 2 टाइप का होता है, अक्रूड एंड रिसीव्ड, और उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी अक्रूड। इनकम डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9(1) कंप्राइजेस इंटर एलिया। इंटर एलिया मतलब क्या होता है? ये अमंग अदर थिंग्स, मतलब 9(1) में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें का एक। समझ में आ रहा है? इट्स अ लैटिन वर्ड, ठीक है। हाँ, मराठी मध्ये नाही वाचायचं। हाँ, इंटर आलिया। हाँ, इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये क्या था? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस था ना, वो बता रहा था कि ये कैसे करने का है, राइट। विच इंक्लूड्स, क्या है? विच इंक्लूड्स एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, देयरफॉर पेमेंट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कवर्ड विद द स्कोप ऑफ फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। वो डेफिनेशन में कवर्ड है, वो बता रहा है। The explanation below section 9 to clarify that income by way of inter alia fees for technical service from services utilized in India
वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? यूटिलाइज इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम वेदर और नॉट सच सर्विसेज वेर रेंडर्ड इन इंडिया और वेदर और नॉट द नॉन रेसिडेंट हैज एनी रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. इन द इंस्टेंट केस सिंस द सर्विस वेर यूटिलाइज इन इंडिया द पेमेंट रिसीव्ड बाय कुलशेखरा अ नॉन रेसिडेंट इन कोलंबो इज चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड्स इन इंडिया बिकॉज इट इज deemed to be accrued or arise in India. This is what they expect from you. This is their this is not my expectation. अब इसमें उन्होंने एक बात खाली क्या नहीं लिखी पता है, जो मैं आपको लिखने बोलूंगा. ये उन्होंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बोला है, तो इसका सेक्शन क्या है? 917. Clause 7 of subsection 1 of section 9 defines and includes fees for technical services paid by resident to non-resident for the project which is established in India is deemed to be accrued in India. ऐसा मैं अपने लैंग्वेज में लिखता. वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि एग्जैक्टली कॉपी करो, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. कैन यू इम्प्रोवाइज इट? थोड़ा और इम्प्रूव करके लिखना होता है आपको, तो वो लोग मार्क्स देते हैं, नहीं तो नहीं देते. आई एम सो सॉरी. तो तुम लोग मेरे पास जब आते हो, ऊपर ऊपर का पढ़ लिया है सर, पास हो जाएगा क्या? मैं ऊपर ऊपर से ही बता देता है, नहीं. सेक्शन, सबसेक्शन, हर जगह पे जाएंगे क्या इतना डेप्थ में? नहीं. ये पूछ रहे ना वो लोग, अंदर घुस घुस के पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, तो आपको बताने आना चाहिए. ट्राई करें और एक बार. ये आपको आंसर तो मिल जाता कि नहीं? लैंग्वेज जाने दो. टैक्सेबल होगा वो तो लिख सकते थे ना आप लोग. अभी और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा दिखते, थोड़ा होप मत छोड़ो, थोड़ा पकड़ के रखो अपने आप को. हो ही गया, चैप्टर खत्म है. राम का क्वेश्चन कर लिया था आपने, डे कर लिया था. रमेश सुरेश का कल का होमवर्क था, आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आज कर लो. ये जो सेंटेंस है ये जाने ही दो, ये क्वेश्चन जाने दो, ठीक है ना. इसका कुछ और ही लॉजिक है. बोलता है एग्जाम, या पढ़ लेता हूं, ये नहीं पूछना चाहिए था आपको, लेकिन पूछ लिया उन्होंने. देख लेते हैं. इनकम डीम टू अक्रूड, क्या बोलना है? करेक्टनेस. करेक्टनेस मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट या इनकरेक्ट. एग्जाम में वो लोग पूछते करेक्टनेस, आप लिख के आते हो ट्रू फॉल्स. अरे उन्होंने पूछा क्या ट्रू फॉल्स? है वही चीज, लेकिन उन्होंने पूछा क्या? डिफाइन द करेक्टनेस, एग्जामिन करेक्टनेस. तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए? करेक्ट कि इनकरेक्ट. आपको मुझे उतना ही बताना है, ठीक है. इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट. कमा कौन रहा है? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस. अभी पढ़ा था हमने 915, 916, 917. इज टू बी टैक्स. बोलता है टैक्स होगा इंडिया में इररेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. अब तुम्हारा एग्जाम में क्या होने वाला है बताओ? अगर ये आएगा तो तुमको बताना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक तो ये नहीं पता इंटरेस्ट क्या होता है, दूसरा तुमको ये नहीं पता रॉयल्टी क्या होती है, तीसरा आपको ये नहीं अभी पता है, ये नहीं. अगर मैं सुबह पूछता तो ये, ठीक है. आप बताओ ट्रू है करेक्ट. अभी लिखना तो है कुछ ना कुछ, आप लिख दो कुछ जो भी लिखना चाहते हो. क्या लिख के आओगे? करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट कि इनकरेक्ट? बोलते ही इंडिया में टैक्स होगा ही. नॉन रेसिडेंट ने कमाया हुआ पैसा इंडिया में टैक्स होगा ही. तो ऑब्वियसली ना, ये देखो ना, अक्रू और अराइज इन इंडिया, लेकिन आगे लिख रहे ना इररेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. हाँ ये पूछो ना मेरे को, टेरिटोरियल नेक्सस क्या है? टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब है कि आपका बीसी इंडिया में है कि नहीं. बीसी क्या था? बिजनेस कनेक्शन. आपका अरे तुम लोग सालों इंडिया में बीसी मतलब इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है या नहीं? मतलब आपने इंडिया में ब्रांच ओपन किया है क्या? ब्रांच ओपन करोगे तो ही टैक्स होगा. इंडिया में सब्सिडरी कंपनी ओपन करोगे तो ही टैक्स होगा, या इंडिया में आके काम करोगे, फिजिकली आके काम करोगे तो ही होगा. वो कुलशेखरा इंडिया में आया ही नहीं था भाई, वो श्रीलंका में बैठ के ही काम कर रहा था. हाँ,
श्रीलंका में बैठ के उसने काम किया था ना, फिर भी टैक्स किया कि नहीं आप लोगों ने उसको? हाँ, उसका इंडिया में ब्रांच होना, दुकान होना, घर होना मैंडेटरी नहीं है। वो लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस मतलब रिलेशन, टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी, ज्योग्राफी, इररेस्पेक्टिव मतलब होगा या नहीं होगा, उससे टैक्सेबिलिटी चेंज नहीं होती। टैक्सेबिलिटी क्लियर है, क्या वो सर्विस इंडिया में यूज हुई थी, खत्म, टैक्सेबल। आपका ऑफिस इंडिया में है क्या, पूछा क्या हमने? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो आंसर देखने का है। कैसा पास होगा रे तुम लोग? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो ठीक है, लेकिन लिखना क्या था उसके आगे? आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 4 मार्क्स के लिए आया होगा तो आधा तो दे ही देंगे ना। As per explanation to section 9, income by way of interest, royalty, fees for technical service, which is deemed to be accrued or arise in India by virtue of clause 5, 6, 7 of section 9(1), shall be included in the total income of a non-resident, whether or not। वो irrespective बोला था ना, उसको ऐसे लिखा जाता है, whether or not non-resident has a residence or place of business or business connection in India, non-resident has rendered services in, वो इधर आके काम किया क्या वो जरूरी नहीं है, उसका घर इधर है कि जरूरी नहीं है, वो सर्विस उसने जो दी, वो टेक्नोलॉजी उसने जो दी, वो पेटेंट उसने जो दिया, वो कहाँ पे यूज होना चाहिए, इंडिया में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ओके, खत्म, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखता है? इन इफेक्ट income by way of fees for technical service, interest, royalty, fees for services utilized in India would be deemed to be accrued or arise in India in case of non-resident and be included in his total income whether or not such services were rendered in India, irrespective of whether a non-resident has a residence or place of business or business connection in India। उसका बेसी इंडिया में है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम पैरा एक बार फिर से लिखा है वो लोग ने। समझ में आ रहा है? तो ये भी समझने का। 2 मार्क ले आया है तो ऊपर ही खत्म कर देने का, 4 मार्क ले आया तो वही चीज, हाँ, थोड़ा और एक बार लिखने का, ऐसा भर के लिखने का, और बाद में कंक्लूजन लिखने का। Therefore, hence, this is taxable in India and the statement stands correct। हाँ, चलो लिख पाएंगे? आई होप दीज आर द क्वेश्चन। जो नहीं समझते आंसर छोड़ दो, बच्चों को ये सवाल नहीं समझ रहे कि पूछा क्या है उसने। अब इसका एक इजी वर्जन पढ़ाता हूं। ये 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए, ये गलती से आपके सिलेबस में आए हैं। जो आपके सिलेबस का है वो तो आपको आना चाहिए ना, हाँ, ठीक है ना? तो वो देखते हैं, ये आपके सिलेबस का है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस का, ठीक है ना? ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको लिखना भी पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फिर भी कवर तो करता हूँ, नहीं तो चैप्टर में खाली एक क्वेश्चन बचेगा, चैप्टर एंड हो जाएगा मेरा एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है? और मेरे को कल टेंशन भी आएगा ना, आज जो पढ़ा है कल सवाल पूछूंगा तो तुम लोग कैसा बिहेव करता है पता है वैसे? हाँ हाँ हाँ, ये देखा था, आ रहा है, रुको। हाँ, examine with reason following transaction attract income tax in India। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जो पैसे कमा रहा है वो इंडिया में टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, वो आपको बताना है। क्लियर है? आप बताओगे मुझे भरेगा कि नहीं भरेगा और कितने रुपए के ऊपर भरेगा, 2 बातें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहला सवाल, सैलरी पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं नंबरिंग भी देते जाता हूं। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, 7 लाख रुपीज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, कंसिडरिंग दैट ही पेज टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 115 BAC। कहां लिखा है टैक्सेबल? तो आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉई है, इंडियन सिटीजन है। समझ में आ रहा है? कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन भी बताओ ना। 913। समझ में आ रहा है आपको? टैक्सेबल कितना टैक्सेबल? 7 लाख। बस ये गलत आंसर है।
अलाउंसेस है ही नहीं, अलाउंसेस सोचने भी नहीं है। इसने वर्ड लिखा है यहाँ पे सैलरी। सैलरी का भी टैक्स नहीं होता, इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्स होता है। जैसे रेंट टैक्स नहीं होता इंडिया में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना हिंट दे दिया, बताओ क्या नहीं मारा आप लोगों ने? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मारा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 75,000। 75,000, हाँ अमेंडेड ना। समझ रहे किधर तक जाना है आपको? सही आंसर देके भी बच्चे फेल होते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि उतना सोच ही नहीं पाते ना जितना सोचना है। ओके अब बोलोगे वो डेविड के क्वेश्चन में आपने नहीं दिया सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, वहां पे ब्रैकेट में क्लियरली लिखा था कंप्यूटेड, मतलब सारे जो डिडक्शन देने थे उन्होंने दे दिए थे। वो दिया था वो इनकम फ्रॉम सैलरी था। यहाँ पे क्या लिखा है क्लियरली? सैलरी। सैलरी में से क्या माइनस करना होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसका नाम ही स्टैंडर्ड है, मतलब उन्होंने नहीं बोला फिर भी माइनस करना है ना। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ आधा मार्क मिला आपको यहाँ पे। हाँ आधा, यस आधा एक ऐसा ही रहता है रे, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब लोन फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया है 5 लाख रुपीज। जिसने बोरो किया है वो नॉन रेसिडेंट है। जिसने बोरो किया वो क्या है? और जिसने लेन किया वो भी कौन होगा? क्योंकि आउटसाइड इंडिया से लोन आ रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से मुंबई। बिजनेस कहां पे लगाया उसने? अनार ने। एक अनार दूसरे अनार को इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन बिजनेस कहां पे है? सेक्शन कौन सा? 915। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट पेड बाय नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया एज द मनी, द बोरोड मनी was utilized for the purpose of business conducting in India. Hence the money is accrued or generated in India. समझ में आ रहा है? तो फिर उसका जो इंटरेस्ट होगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल है। क्लियर है? टीडीएस लगता है, देने से पहले क्या लगेगा? टीडीएस। पेयर जो रहता है वो टीडीएस काटेगा। आगे जाऊं? पक्का? ये आपको इसका नॉलेज नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। थोड़े टाइम के बाद आपको नॉलेज भी आ जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट बा, वी कॉल इट पोस्ट बा। पोस्ट बा मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। तो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होता है, एसबीए हम उसको बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में खोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट बा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया उसने? 19,000 बाय अ रेसिडेंट एसएससी मिस्टर राम इफ ही एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आया है। तो ये कौन से रिजिम में आया? ऑप्शनल रिजिम में। तो ये तो इंडियन इनकम ही है ना, टैक्स होगा कि नहीं होगा? पहले तो टैक्स होगा कि नहीं होगा वो बताओ। टैक्सेबल है। अब कितना टैक्सेबल है? 19,000 मिला। मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, याद आ रहा है? सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर मिलता है। थोड़े टाइम पहले हमने किया भी था लास्ट लेक्चर में। कौन सा सेक्शन था? 80 TTA। कितना मिलता है उसमें? 10,000। तो इसने 19,000 कमाया हुआ है तो 10,000 तो वहां डिडक्शन मिलेगा। अब ये तो नॉर्मल बैंक अकाउंट को भी मिलता था। किसी भी एसबीआई में अकाउंट ओपन करो, आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करो, सारे सेविंग बैंक अकाउंट को ये बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से क्या किया है? फिर आपको पूछना चाहिए ना कि ऐसा क्या इंकरेजमेंट मुझे दे रहा है गवर्नमेंट की मैं जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके अकाउंट ओपन करूं। पोस्ट ऑफिस बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, गवर्नमेंट बैंक अलग। एसबीआई नेशनलाइज बैंक है लेकिन एसबीआई गवर्नमेंट नहीं है। पोस्ट ऑफिस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके आप अकाउंट क्यों ओपन करोगे अगर आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के लिए एक अलग से 3,500 का एग्जम्पशन दिया हुआ है। क्या दिया है? 3,500 का एग्जम्पशन। एग्जम्पशन बोला तो कौन सा सेक्शन? 10 क्लॉज 15, ठीक है ना? वो जाने दो, सेक्शन 10 तो लिख सकते थे ना। तो 3,500 का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट अगर आपने ओपन किया तो इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है आपका, लेकिन 80 TTA में माइनस होगा। लेकिन वो माइनस कब होगा? जब आप ऑप्शनल रिजिम में जाओगे। तो ये जो है ना एग्जम्पशन 3,500 का, ये एग्जम्पशन है, ये रिजिम से लेना देना नहीं है उसका कुछ। अब डिफॉल्ट रिजिम में जाओ या ऑप्शनल रिजिम में जाओ, वो 3,500 रुपए का एग्जम्पशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कितने एग्जम्पशन मिले? 2।
एक 3,500 माइनस होगा और एक 10,000 माइनस होगा, तो कितना टैक्सेबल होगा फाइनली? अरे 19,000 मिला है ना, फाइनली टैक्सेबल कितना होगा? 4,500 हो रहा है माइनस, टैक्सेबल उतना हो रहा है, बस उतना टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है आपको? पक्का 4,500? मुझे तो 5,500 लग रहा है। तो तुम लोग गलत आंसर निकाल के क्यों दे रहे हो मेरे को? ऐसे मजे ले रहे हो क्या? 5,500 रुपया टैक्सेबल होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे। ये वाला बताओ, ये वाला बहुत मजेदार है। ये तो गलत ही देने वाले हो आप लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ। रॉयल्टी पेड बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। पे कौन कर रहा है? रेसिडेंट। इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रही है ना रॉयल्टी, समझ रहे आपको? तो टैक्सेबल होगा कि नहीं इंडिया में? कितने बच्चे बोलते टैक्सेबल होगा इंडिया में? हाथ ऊपर करो, करो बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं। कितने बच्चे बोल रहे नॉट टैक्सेबल? तो इतने बच्चे बोल रहे नॉट टैक्सेबल, और बच्चे वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? जो होगा होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये टैक्सेबल होगा क्योंकि रेसिडेंट पे कर रहा है, लेकिन मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं कब से कि यूज कहां पे किया है वो देखो, बिजनेस कहां पे यूज किया है, तो नहीं होगा। ये मनी इंडिया में जनरेट नहीं हो रहा है। ये टाटा का श्रीलंका का प्रोजेक्ट है, याद आ रहा है आपको? एग्जांपल, टाटा पे कर रहा है लेकिन प्रोजेक्ट कहां पे है? श्रीलंका में है, तो ये नॉट टैक्सेबल है इंडिया में। ओके, नॉट टैक्सेबल। ये वाला तो बहुत आसान है, आप ही बता दोगे। लीगल चार्जेस फॉर 5 लाख पेड टू दिल्ली, इन दिल्ली, पेड किया है इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके से लॉयर लाया आपने, इंडिया के लॉयर के ऊपर भरोसा नहीं आपको। हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट केस इन दिल्ली हाई कोर्ट। केस कहां पे रिप्रेजेंट किया? इंडिया में। पैसा भी रिसीव कहां पे किया? अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया है ना। सेक्शन 9(1) को लाने का जरूरत है क्या? ये रियलिटी में अक्रूड इतनी देर हुआ है, 9 को लाने की कोई जरूरत ही। 9 कब लाना होता है? जब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि टैक्स होगा कि नहीं होगा, या तो क्लियरली वो दिख रहा है कि होगा। आप यूके के हो तो क्या हो गया, आओ वैसे भी गोरे लोगों ने हमारा बहुत कुछ ले लिया, थोड़ा उनका हम ले लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखे आगे जाके आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये थ्योरी क्वेश्चन था, राइट? आप लोग इसका थ्योरी में आंसर देने का ट्राई करते, टेबल वगैरह नहीं बनाते। इंस्टीट्यूट बोलता है थ्योरी क्वेश्चन का भी टेबल बनाने का। प्रेजेंटेशन देखो, ये ऐसा ही प्रेजेंटेशन देना है आपको। और ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो दे विल से एग्जामिन वैलिडिटी। क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो आंसर में लिखना है आपको वैलिड, इनवैलिड। समझ में आ रहा है? वैलिड या नॉट वैलिड। इनवैलिड का ऑल्टरनेटिव क्या है? नॉट वैलिड। करेक्टनेस, एग्जामिन करेक्टनेस आ गया, तो आंसर में क्या लिखोगे? करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है ना। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन द चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी मतलब टैक्सेबिलिटी। तो जैसे यहां पे पूछा जा रहा है टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल लिखना होता है, या पार्टली टैक्सेबल। तीसरा भी आंसर होता है हमारे यहां पे, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल। तो ऐसे आपको लिखना है। तो जो उन्होंने पूछा है ना, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर भी क्या लिखोगे आप? ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन रीजन लिखना है कि नहीं लिखना है? यस। तो रीजन के पहले क्या लिखना है? अमाउंट। आपने मुझे यहाँ पे क्या आंसर दिया था? 7 लाख ना। यहाँ पे अभी आंसर कितना आएगा? 6,25,000। रिवाइज मॉड्यूल जब आएगा तो 6,25,000 हो जाएगा, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सेक्शन याद आ रहा है आपको? 913, ठीक है ना। और इसको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का इस सेक्शन में। ओके, चलो आगे। फिर 915 याद आ रहा है आपको? रॉयल्टी था, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे इंटरेस्ट था, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को दे रहा था, लेकिन बिजनेस कहाँ पे कर रहा था? मुंबई में। तो टैक्सेबल हुआ था, पूरा टैक्सेबल किया गया। और इसके ऊपर क्या लगेगा इंडिया में? टीडीएस भी लगेगा। फिर ये पार्टली टैक्सेबल, याद आ रहा है आपको? क्या बात की थी हमने यहाँ पे? पोस्बा की। ये किसकी बात की थी? पोस्बा, ठीक है ना। और ये ऑप्शनल रिजिम में था, डिफॉल्ट रिजिम में होता तो 3,500 ही खाली माइनस होता, क्योंकि 80 TTA ये दिख रहा है 1015 में कितना मिलता है यहाँ पे? ये फर्दर जो है ना 80 TTA का है, ठीक है ना। ये खाली कौन से रिजिम में मिलता है? डिफॉल्ट रिजिम में ये नहीं मिलता। तो आपको रिजिम के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा वो। फिर ये अभी जो मैंने बताया था, आर ने पे किया एनआर को रॉयल्टी के लिए, ठीक है ना।
ये नहीं होता इंडिया में टैक्स। क्यों? क्योंकि यूज कहाँ पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। दिख रहा है आपको? ठीक है। और ये तो लॉयर का था यूके का, उसका तो इंडिया में पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, वो तो अक्रूड इन इंडिया था। क्लियर है? आई होप आप लोगों को, देखो कल आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन किए थे, वो बहुत आसान थे, किए थे ना आपने, कॉलम बनाने का, टैक्सेबिलिटी भरने का, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और वही मैक्सिमम आते हैं। जब इंस्टीट्यूट चेक करना चाहती तुम्हारी औकात है कि नहीं है प्रोफेशनल बनने की, तो इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछती है। इन क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जब ये आता है तो मैं देख के ही बोलता, अरे बाबा 9-1 आ गया, गए, बहुत सारे लोग गए टैक्स में गए, क्योंकि और ये पूछते क्वेश्चन नंबर 1 के आजू बाजू में किधर, तो ये पेपर चालू होते ही, मतलब तुमने पूरा मेहनत किया है, पूरा पढ़कर गए हो और पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस तोड़ते रहेंगे वो लोग? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खेलते वो लोग, नाराज कर देते आपको, रुला देते पेपर में वो लोग। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैंने पढ़ा दिया, थोड़ी मेहनत आप कर लो अपनी साइड से, थोड़ा आप पढ़ लो तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है? नमस्कार।